Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही समझे, आज हम न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है, भूल जाता है, प्रॉब्लम करता है, मुश्किल लगता है। तो मैं गारंटी करता हूं आज की हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक इंतहाई आसान लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम इसका करेंगे पोस्टमार्टम। इसकी हर चीज, हर पॉइंट, हर एस्पेक्ट हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े, जो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं, वो जल्दी से इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन क्या है? न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर चेंज आना, और ये चेंज ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक जैसे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पढ़ा था, न्यूक्लियस का चेंज हो जाना। और ऑफ कोर्स जब न्यूक्लियस चेंज हो जाता है तो क्या नतीजा निकलता है? एटम पेरेंट से डॉटर में चेंज हो जाता है, यानी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, एक टाइप से दूसरी टाइप में एटम चेंज हो जाता है। इसे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन आप बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं। माइटोसिस, मियोसिस के अंदर पेरेंट जो आपके पास सेल है वह टूट के आगे डॉटर्स बनता है। बिल्कुल ऐसे ही एक अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद ब खुद ब्रेक होगा। ऑफ कोर्स क्या वजह होगी इसके पीछे ब्रेक होने की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक होके क्या उसमें बनेंगे? डॉटर्स बनेंगे और साथ में रेडिएशंस खारिज होंगी, अल्फा, बीटा और गैमा। ऐसे अमल को नाम दिया जाता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूं इसकी। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, एक ऐसा अमल जिसके अंदर एक अनस्टेबल, यहां गौर कीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जो स्टेबल नहीं है, जो हर लम्हे चाहता है कि मैं एनर्जी खारिज करूं। जैसे इंसान पूरी जिंदगी कहता है मैं स्टेबल हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, लगा रहता है पैसे की धन में, लगा रहता है पैसा जितना मर्जी इकट्ठा कर ले, स्टेबल पूरी जिंदगी नहीं होगा। ये मिल गया तो वो आगे, वो मिल गया तो वो आगे। इसी तरह से अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसके पास मैसिव एनर्जी है, वो स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, और इस नतीजे में स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद ये प्रोसेस होगा। अब अचानक ये प्रोसेस होगा, चेंजेस इनटू अ मोर स्टेबल डॉटर, जो कि डॉटर के अंदर चेंज होगा। पेरेंट न्यूक्लियस जिस पे ये अमल हो रहा है, जिसने चेंज होना है, जिसने एनर्जी खारिज करनी है, जिसने ट्रांसम्यूट होना है, जिसने शक्ल चेंज करनी है, वो किसमें चेंज हो? मोर स्टेबल डॉटर। उसकी जो डॉटर बने, उसकी जो आगे आप जानते हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, इस तरह से उसका रिजल्ट जो है, जो डॉटर आएगी वो मोर स्टेबल होगी, इसकी निस्बत स्टेबल होगी। उसकी वजह भी डालेंगे डिटेल से विद द इमिशन ऑफ, और साथ में खारिज क्या करना है? स्टेबिलिटी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए साथ क्या खारिज करना है? मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी, और साथ में रेडिएशंस अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन। हम स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। अल्फा रेडिएशंस किन में से निकलती हैं, बीटा किन में से निकलती हैं, और गैमा रेडिएशंस किन में से निकलती हैं। कौन से एटम्स जो हैं वो अल्फा खारिज करते हैं, कौन से बीटा रेडिएशंस को खारिज करते हैं, और कौन गैमा रेडिएशन पर इत्तेफाक करते हैं उनको रेडिएशन खारिज करने के बाद। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कितनी तरह की ट्रांसपोर्टेशन है। 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं। न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड जो है वो 3 टाइप्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। अल्फा डीके, बीटा डीके और गैमा डीके। डीके कहते हैं टूटना, ब्रेक होना, और उसमें से खारिज होना किसका? अल्फा का, बीटा का और गैमा रेडिएशन का। न्यूक्लियस के अंदर की बात है, एटम के खास तौर पे न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करते हैं हम अल्फा डीके की। अल्फा डीके क्या है? जब एक हैवी न्यूक्लियस, सबसे पहले मैं आपको एक जनरल सी इक्वेशन बताता हूं। जब अल्फा डीके होता है तो क्या होता है? अल्फा डीके के नतीजे में, और ये नेचुरल है,
किसी किस्म की कोई बाहरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और ये एलिमेंट्स कहाँ मौजूद हैं? नेचर के अंदर मौजूद हैं। अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके कंटिन्यूसली हो रहा है। जहां ज्यादा डेंजरसली हो रहा है, जिनमें से गैमा रेडिएशन निकलती हैं, वो अल्लाह ताला ने थोड़ा पहाड़ों के नीचे, समुद्रों के नीचे, जमीन के नीचे रखी है ताकि इंसान उनसे महफूज रहे, क्योंकि गैमा के पास बहुत एनर्जी होती है। बीटा हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, अल्फा हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हमें इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन जो गैमा वाला प्रोसेस है वो अल्लाह ताला ने थोड़ा साइड पर रखा है। कुछ ऐसी जगह जहां इंसान की एक्सेस नहीं है, वहां पे गैमा रेडिएशंस भी खारिज हो रही है। ऑफ कोर्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर भी है, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर। तो बच्चों, अल्फा डिके के अंदर चेंज क्या आता है? जनरल सी इक्वेशन लिख रहा हूं। फर्स्ट कर लीजिए, आपके पास एक पेरेंट है, आप जानते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, हर चीज में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जिनको नहीं कॉन्सेप्ट, वो मेरी इसी प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो देखिए, आइसोटोप की वीडियो, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर की वीडियो डिटेल से जान लीजिए। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट कीजिए, आपके पास एक पेरेंट एटम है, एक्स से उसे जाहिर कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं यहां हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं और यहां एटॉमिक मास लिखते हैं। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉन्स की तादाद, और प्रोटॉन्स कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को जमा कर दिया जाए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों को जमा कर दिया जाए तो एटॉमिक मास बनता है। अगर अल्फा डिके होगा, ये पेरेंट टूटेगा, अगर पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियस चेंज होगा किसके अंदर? स्टेबल डॉटर। ये इसका डॉटर बनने लगा है, एक्स है तो उसका डॉटर वाई होगा। जनरल इक्वेशन है ना, इसकी एग्जांपल नीचे देते हैं। जनरली एक्स टूटेगा, एक्स ब्रेक होगा, न्यूक्लियस में चेंजिंग्स आएंगी। क्या चेंजिंग्स आएंगी? अगर इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाए, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी मतलब अगर प्रोटॉन्स 2 निकल जाए, न्यूक्लियस में से कितने प्रोटॉन्स निकले? 2 प्रोटॉन्स निकल जाएं, 2 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस का साथ छोड़ दें। और वजह मैं आपको बता रहा हूं, वजह है एटम का हैवी साइज। हैवी न्यूक्लियाई के अंदर ऐसा होता है, बड़े बड़े साइज के जो न्यूक्लियस है उनके अंदर अल्फा डिके होता है, वहां प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस के लिए उनको कंट्रोल करना, एनर्जी देना मुश्किल है। इस वजह से 2 प्रोटॉन वहां से निकल जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत बच्चे घर में हो तो पता ही नहीं चलता कौन कहां किधर है, 2 निकल गए तो बीच में पता नहीं चलेगा। क्लास भरी हुई है स्टूडेंट से, 2 3 4 5 बाहर भी होंगे तो पता नहीं चलेगा किसने बंक मारा है। बिल्कुल ऐसा ही हैवी न्यूक्लियस, अगर उनके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आई, जो डॉटर बना अगर उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, पेरेंट से 2 कम है, और एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास 4 की कमी है, तो मान लीजिए एक ऐसा पार्टिकल निकला है जिसके पास एटॉमिक नंबर कितना है? 2, एटॉमिक मास कितना ले गया? 4 का। और वो कौन सा है? पीरियोडिक टेबल में देखिए, वो है हीलियम। इसका मतलब हैवी न्यूक्लियस के न्यूक्लियस में से, हैवी एटम के न्यूक्लियस में से क्या निकल रहा है? अल्फा पार्टिकल। एटॉमिक नंबर कितना लेके आ रहा है? प्रोटॉन्स कितने लेके आ रहा है? 2। न्यूट्रॉन्स कितने ले रहा है? 2। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो गया? एटॉमिक मास। और प्रोटॉन्स अकेले की तादाद एटॉमिक नंबर। ऐसे पार्टिकल्स को अल्फा पार्टिकल्स कहा जाता है और साथ में एनर्जी निकलेगी। और ये नेचुरली प्रोसेसेस हो रहे हैं। ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। पेरेंट से डॉटर में चेंज, डॉटर पेरेंट से ज्यादा स्टेबल है, ये अनस्टेबल था, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल था, ये ज्यादा स्टेबल है। हो सकता है इसमें मजीद चेंजिंग्स आए, लेकिन इसकी निस्बत ये स्टेबल है। आगे जिसकी एग्जांपल देख लेते हैं, रेडियम। एटॉमिक नंबर 88, एटॉमिक मास 226, पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। ये एक एलिमेंट है, मैसिव साइज का है, प्रोटॉन्स की तादाद 88 है। ये ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, डिके होता है, टूटता है और रेडॉन में चेंज हो जाता है। रेडॉन, जी हाँ, नया एलिमेंट बन गया, नया एटम बन गया। और ये रहा पेरेंट, ये पेरेंट और ये डॉटर, ये पेरेंट, ये डॉटर, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल, ये अनस्टेबल, ये स्टेबल। एटॉमिक नंबर 86, एटॉमिक मास 222, कितनी कमी? 4 की। कितनी कमी? 2 की। जरूर इसमें से एक ऐसा पार्टिकल निकला है जो एटॉमिक नंबर कितना ले गया? 2, एटॉमिक मास कितना ले गया? 4। जैसे अक्सर आप देखते हो फ्रिज में चीजें रखी थी आपने, छोटा बहन भाई कोई ना कोई चीज निकल के ले गया, आपने कहा 2 चीजें यहां से कम, 4 यहां से कम, हाँ जरूर वो भाई मेरा ले गया।
बिल्कुल ऐसे ही अल्फा पार्टिकल 2 एटॉमिक नंबर बीच में से ले गया, 4 एटॉमिक मास यानी प्रोटॉन्स 2 और न्यूट्रॉन 2, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, हीलियम पार्टिकल निकला और मैसिव अमाउंट ऑफ साथ में एनर्जी। मैंने नीचे आपको ऑर्बिट बना के थोड़ी डायग्राम समझाई है। ये देखिए प्रोटॉन 88, न्यूट्रॉन 138, जमा कीजिए कितना बनेगा 226। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ये ऑटोमेटिकली अनस्टेबल से स्टेबल में जाने लगा, नेचुरल है, कुदरती है, रेडियो एक्टिव है ना, कुदरती होगा। क्या करेगा, रेडियम से क्या बनेगा, रेडॉन। अब गौर कीजिए प्रोटॉन कितने रह गए, 88 से 86, 88 से 86, जबकि न्यूट्रॉन 138 से 136। ऐड कीजिए इन दोनों को, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को ऐड कीजिए, कितना नंबर आएगा 222। तो ऐसा एलिमेंट न्यूक्लियस में से निकला है, ऐसा पार्टिकल न्यूक्लियस में से निकला है जो 2 प्रोटॉन्स को लेगा, 2 न्यूट्रॉन को, और वो कौन है, हीलियम। ये है अल्फा डीके। बड़े बड़े जितने न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस हैं उनके अंदर अल्फा डीके हो रहा है, पेरेंट न्यूक्लियस टूट के डॉटर में चेंज हो रहा है और साथ में रेडिएशन खारिज हो रही है। और यहाँ रेडिएशन कौन सी खारिज हुई, अल्फा। कौन सी खारिज हुई, अल्फा। कौन सी खारिज हुई, अल्फा। अब बात करते हैं बीटा डीके की। अब प्यारे बच्चों हम बीटा डीके की बात करते हैं। बीटा डीके क्या है, ये अल्फा से कैसे मुख्तलिफ है, बीटा डीके किन के अंदर होता है और क्या क्या चेंजिंग्स लेके आता है न्यूक्लियस के अंदर। नया एटम जिसे हम डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं वो किस तरह का होता है, आइए देखते हैं। इन केस ऑफ बीटा डीके आपके पास जो पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है, जो पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है, आइए बच्चों अब हम करते हैं बात बीटा डीके की। इन केस ऑफ बीटा डीके क्या चेंजिंग्स आती हैं, पेरेंट न्यूक्लियाइड डॉटर में जब चेंज होता है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं, किन एटम के न्यूक्लियाइड के अंदर बीटा डीके होता है, बीटा डीके होने के बाद कौन सी चेंजिंग्स है, पहले किस तरह का है, सारा कुछ अब हम उस पर बात करते हैं। प्यारे बच्चों इन केस ऑफ बीटा डीके पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, जो पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, जिसने ब्रेक होना है, जिसने डिके होना है, जिसने ट्रांसम्यूट होना है, जिसने चेंज होना है, और उसके अंदर क्या होगा, चेंजेस इनटू अ मोर स्टेबल। अब ये छोटे न्यूक्लियाई के अंदर होता है, वो एटम्स जो साइज में छोटे हैं, जिनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है लेकिन वो खुद साइज में छोटे ही हैं, जो अपने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को कंट्रोल में नहीं कर सकते और उसके नतीजे में वहां बीटा डीके होगा। आइए एक एक चीज इसकी डिस्कस करते हैं, बीटा डीके में क्या हो रहा है। इन केस ऑफ बीटा डीके जनरल इक्वेशन देखिए, ये आपके पास है एटम, जनरली उसे हम x के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास A है। अब क्या चेंजिंग्स आएंगी, जब ये पेरेंट डॉटर में चेंज होगा, ट्रांसम्यूट होगा, शक्ल चेंज करेगा, न्यूक्लियाई चेंज होगा, तो क्या होगा, जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इजाफा हो चुका होगा और साथ में एक पार्टिकल खारिज होगा जिसका नाम है बीटा पार्टिकल। अब ये कैसे हुआ, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह का पार्टिकल, ये तो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये तो न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन कहां से निकला। हम तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर मौजूद हैं, उसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर से कैसे इलेक्ट्रॉन निकला, इसका कॉन्सेप्ट मैं डिटेल से समझाने जा रहा हूं, वो से सुनिएगा कैसे न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पैदा होता है जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है और वो न्यूक्लियस से निकल के बाहर जा रहा होता है, फास्ट मूविंग, बहुत तेज। देखिए मिसाल के तौर पे ये कार्बन का एक आइसोटोप है C614, ये पेरेंट है, इसने क्या करना है, खुद ब खुद नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन है, घास फूस इन सब के अंदर कार्बन है, हम जानते हैं जितनी भी एयर में चीजें इनके अंदर कार्बन है, ज्यादातर ऑर्गेनिक जो चीजें हैं। अब कार्बन 614 जो आपके पास है, इसने क्या करना है, बीटा डीके करना है, तो क्या चेंजिंग्स आएगी, देखिए 6 जो एटॉमिक नंबर है वो 7 में चेंज हो गया और जब 7 में चेंज हुआ तो कार्बन कार्बन ना रहा, क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 होता है। इसका मतलब पेरेंट डॉटर में चेंज हो गया, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला गया, एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट हो गया, साथ में बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से खारिज हुआ। इसके पीछे क्या स्टोरी, क्या कहानी है, होता ही है बच्चों। न्यूक्लियस के अंदर मैं इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए प्रोटॉन्स की तादाद कितनी थी, 6,
और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी थी 8, 6 + 8 14, प्रोटॉन्स 8 और न्यूट्रॉन 8, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 8। अच्छा, ये जो न्यूक्लियस है ये स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। स्टेबल होना चाहता है हमारी तरह, जैसे हम पूरी जिंदगी स्टेबल होना चाहते हैं। इसकी स्टेबिलिटी ये है कि यहां 7 7 नंबर हो जाए। तो क्या होगा इसके अंदर, नेचुरली कुदरती तौर पर ये न्यूट्रॉन किसमें चेंज होगा, प्रोटॉन के अंदर। न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो प्यारे बच्चों यहां ये होगा कि न्यूट्रॉन पार्टिकल क्या करेगा, न्यूट्रॉन पार्टिकल प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और 7 प्रोटॉन की तादाद, न्यूट्रॉन की तादाद भी 7 रह जाएगी। और इसके नतीजे में जब हमें प्रोटॉन बनाना पड़ेगा तो सोचिए प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बनना है अंदर, तो जो पॉजिटिव चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करना है, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज भी क्रिएट करना पड़ेगा इसे। इसीलिए इस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज की क्रिएशन के दौरान न्यूट्रॉन से प्रोटॉन चेंज होते हुए, और आप जानते हैं बीटा डीके 2 तरह के होते हैं, आपके सिलेबस में कोई मेंशन नहीं है, पॉजिटिव बीटा डीके, नेगेटिव बीटा डीके। हम नेगेटिव बीटा डीके पढ़े हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है। तो न्यूट्रॉन किसमें चेंज होगा, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होने लगा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज लेके आना है तो नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल रखना है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, क्योंकि एज अ होल आप जानते हैं एक एटम न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो साथ ही क्या खारिज हुआ, एक नेगेटिवली चार्ज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग पार्टिकल, जिसका नाम हम देते हैं बीटा। और बीटा के साथ एक और रेडिएशन, एक और पार्टिकल खारिज होता है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का चार्ज उतना ही होता है तकरीबन जितना इलेक्ट्रॉन का है, न्यूट्रिनो का मास उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इसमें चार्ज नहीं होता। न्यूट्रिनो भी खारिज होता है और साथ में बीटा पार्टिकल भी, और साथ में मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब खुद देखिए ये न्यूक्लियस जब इसमें चेंज होगा तो बहुत सी एनर्जी खारिज होगी, क्योंकि इसको स्टेबल रखने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, थोड़ी चाहिए। आपके पास वो एनर्जी कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल होते हुए उसने जनाब एनर्जी खारिज की। जैसे एक्साइटमेंट, खुशी होती है शादी ब्याह पे, तो हम जेब से पैसे निकाल के ये एनर्जी खारिज कर रहे होते हैं। ऐसे ही ये न्यूक्लियस इसमें चेंज हुआ, इसमें इसने मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज की, साथ में बीटा पार्टिकल, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन खारिज किए। ये है बीटा डीके का कॉन्सेप्ट, जो कि आप सही जानना चाहते थे, कोशिश की आपको सही समझाने की। अब बात करते हैं किसकी, गैमा डीके की। अब हम बात करते हैं गैमा डीके की। ये भी किन के अंदर होता है, जो नेचुरली अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, जिनके पास एनर्जी बहुत मैसिव है, वो एनर्जी लुटाना चाहते हैं, खारिज करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे आपके जहन में, दिमाग में टेंशन हो, आप टेंशन निकाल के स्टेबल होना चाहते हैं। अनस्टेबल है, बेचैनी है, उस बेचैनी को खत्म करके भाई आप दफा करो, इस टेंशन को दूर करके आप चाहोगे मैं स्टेबल हो जाऊं, मैं क्या आ जाऊं, होश में आ जाऊं, मैं इन टेंशनों से बच जाऊं, परेशानियों से महफूज रहूं। ऐसे ही आपके पास एक जनरल इक्वेशन है X, एक आपके पास एटम है जिसका एटॉमिक नंबर C और एटॉमिक मास A है, जिसके ऊपर स्टेरिक लगा हुआ है। स्टेरिक का मतलब है कि ये नेचुरली अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। जैसे ही ये ट्रांसम्यूट होगा, डॉटर, पेरेंट से डॉटर बनेगा, ये पेरेंट, ये डॉटर, ये पेरेंट, ये डॉटर, को जरा गौर कीजिए, किसी किस्म का चेंज नहीं है, किसी किस्म का चेंज नहीं है। एटॉमिक नंबर C, एटॉमिक नंबर C, एटॉमिक मास A, एटॉमिक मास A, लेकिन स्टेरिक हट गया। इसका मतलब ये अनस्टेबल, ये इससे बेहतर स्टेबल, अनस्टेबल, ये इससे ज्यादा स्टेबल। फुली स्टेबल शायद ना हो, मजीद रेडिएशन खारिज कर सकता हो, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल है, इससे बेहतर स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। इसमें से क्या निकला, ऐसी रेडिएशन निकली, ऐसे पार्टिकल्स निकले जिन्होंने न्यूक्लियस में से ना एटॉमिक नंबर लिया ना एटॉमिक मास लिया। इन्हें नाम दिया जाता है गैमा रेडिएशंस। गैमा रेज या गैमा सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है, सबसे डेंजरस, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये प्योर एनर्जी है, ये प्योर एनर्जी है, चार्ज कोई नहीं है इनके ऊपर, चार्ज ना होने की वजह से ये बहुत एनर्जेटिक और साथ में एनर्जी भी खारिज हो रही है। मिसाल के तौर पर कोबाल्ट की बात करो, कोबाल्ट को आप जानते हैं कैंसर के ट्यूमर्स को खत्म करने के लिए, जलाने के लिए, उनके ऑपरेशन में यूज करते हैं, ट्यूमर्स को बर्न करने के लिए, थेरेपी के लिए। तो कोबाल्ट 2760 आप जानते हैं कोबाल्ट का आइसोटोप है। स्टेरिक का मतलब है ये नेचुरली अनस्टेबल है न्यूक्लियाइड। अब क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और स्टेरिक खत्म हो जाएगा और साथ में इसमें से मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी
गैमा रेज की शक्ल में निकलेगी। अब मैंने इसकी आपको ऑर्बिटल डायग्राम भी दिखा दी। ये इसका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स 27, न्यूट्रॉन 33। पेरेंट के भी वही और डॉटर के भी वही, फर्क सिर्फ इतना है पेरेंट के ऊपर स्टैटिक यानी कि इसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी न्यूक्लियस से निकालना चाहता है, एनर्जी निकली है, कोई प्रोटॉन कोई न्यूट्रॉन नहीं निकला, न्यूट्रिनो निकले होंगे, न्यूट्रिनो निकले होंगे किसी किस्म का आपके पास। इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से एक रेडिएशन जिसको हम गैमा नाम देते हैं वो खारिज हुई है, जिसका चार्ज और इसका मैस 0 है। ये है प्यारे बच्चों 3 तरह की ट्रांसमुटेशन जो कि इनके अंदर हो रही हैं नेचुरली रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के अंदर, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके। और आपके सामने ये है 3 तरह की नेचुरल आपके पास न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन जो कि कहाँ हो रही है, हैवी न्यूक्लियस के अंदर अल्फा, छोटे न्यूक्लियाई के अंदर बीटा और इसी तरह से गैमा जो कि मॉडरेट आप समझ लीजिए न्यूक्लियाई है। और क्यों हो रही है, हर एटम चाहता है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, इस वजह से वो क्या करता है, ट्रांसम्यूट करता है पेरेंट से डॉटर, पेरेंट से डॉटर, पेरेंट से डॉटर। जब तक स्टेबल ना हो जाए कोई न्यूक्लियस तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। ये बोर्ड के अंदर किस तरह से सवाल आते हैं याद रखिए, डेफिनेशन आएगी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, अल्फा डीके आएगा, एग्जांपल पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, तो इसके अलावा हटके भी आप एग्जांपल्स दे सकते हो। बीटा डीके की शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, बीटा डीके की एग्जांपल दीजिए, बीटा डीके की एग्जांपल आप दे दीजिए। गैमा डीके आएगा, उसकी एग्जांपल दे दीजिए। फिर पूछेगा एमसीक्यू के अंदर कि अल्फा डीके के अंदर कौन से पार्टिकल पैदा होते हैं, जो पार्टिकल पैदा होते हैं उनके पास एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। बीटा डीके के नतीजे में कौन सा पार्टिकल पैदा होता है, गैमा डीके के नतीजे में कौन सी रेडिएशंस पैदा होती हैं, कौन से पार्टिकल पैदा होते हैं, ये बेटे सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। और लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही इस तरह से है कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन कॉन्सेप्ट को डिटेल से एक्सप्लेन कीजिए और इसके मुताबिक अल्फा, बीटा और गैमा डीके एक्सप्लेन कीजिए। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 3 तरह की ट्रांसपोर्टेशंस को कवर किया, अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके, पेरेंट का टूट के क्या करना, अल्फा खारिज करना। ये 3 तरह की ट्रांसपोर्टेशन, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज।